हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन दीक्षित। तो मेंस रीजनिंग बैच हम यहाँ पर कर रहे हैं आपका लॉन्च फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। क्या टाइमिंग रहने वाली है इसकी? टाइमिंग इसकी रहेगी 9 PM। कब से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है? 1 अगस्त से ये बैच आपका हो रहा है स्टार्ट, मतलब कल से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। 9 PM रहेगा आपका सेशन का टाइमिंग। बिल्कुल ही लाइव होंगे ये सेशंस और मंडे टू फ्राइडे डेली ही आपकी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी। 2 महीने में हम पूरा ही सिलेबस आपका बेसिक टू एडवांस लेवल, अगर एग्जाम का लेवल आपका ये है तो बिल्कुल हम इस लेवल पे जाने वाले हैं। पर मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है कि रेलेवेंस चीजें हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भी एग्जाम का लेवल इतना है तो इस लेवल पे जाके तैयारी नहीं करनी। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपको रीजनिंग का कोई भी सवाल देती हूँ, आप कंप्लीट बिगनर है, समझिए इस चीज को। या तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट कर दूं, रीजनिंग है, मेंस में आई है, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, यहां से नहीं पढ़े तो ये हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक सवाल दिया, हर एक स्टूडेंट कर देगा। अगर एक सवाल के लिए मैंने आपको 15 मिनट दिए, हर एक स्टूडेंट कर देगा, क्योंकि आपको पता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है रीजनिंग। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितनी तेजी से सवाल करते हैं। ये चीज है या नहीं बताइए, रिलेट कर पा रहे हो? यही चीज आपको एग्जाम में करनी है कि आप उस क्वेश्चन को फास्ट कर लो। अब वो जो स्पीड आपकी आएगी, वो स्पीड आपकी तभी आ पाएगी जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। अगर आपने एक रेलेवेंस, मतलब जो आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, आप उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइम है वो आपका कम होता जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पीड बढ़ाना। ना कि अभी आप सोचेंगे चलो अभी तो 2 महीने है ना, 1 महीने हम एकदम हाई लेवल कर लेते हैं, लास्ट के 1 महीने में आके बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं, रीजनिंग का ये कंसेप्ट ही नहीं है कि आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना है, आपको वो सवाल जल्दी करना है। और वो सवाल आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस तरह के तो मैंने बहुत सवाल कर रखे हैं। आई होप इस चीज को आप समझ पाए। तो हम अगेन क्या करने वाले हैं, एग्जाम लेवल और उससे 1 या 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। बिल्कुल भी इररिलेवेंट चीजें नहीं करेंगे। मेंस का आपको पता है पेपर आपका कैसा आया था, 4 सैंपल्स हैं हमारे पास, 4 पेपर्स हैं हमारे पास, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या क्या प्लान्स रहेंगे वो मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस सेशन को। सबसे पहली बात, आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है मेंस का, एज सच कुछ भी नया नहीं है इसमें, सेम चीज आपकी कॉपी पेस्ट होती है। ठीक है, पर हर चीज सेम कॉपी पेस्ट होने के बाद भी क्यों आपका इस बार मेंस में कुछ टॉपिक नए पूछ लिए गए थे। कौन कौन से टॉपिक्स थे वो आपके? क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी और इनइक्वालिटी। अगर आप सिलेबस में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग पहले ही इंक्लूडेड था, सब चीजें आपकी पहले से इंक्लूडेड थी, पर मेंस आपका पहली बार हुआ तो ये चीजें आपसे पूछी गई हैं एग्जाम में। तो अब हमें पता है कि एग्जाम में क्या क्या चीजें नई इंट्रोड्यूस हो गई हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इनइक्वालिटी पूछा गया था। इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि पूरे एसएससी में पहली बार पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जाके प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, तो एसएससी एमटीएस में इनइक्वालिटी पहले ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस, सेम कॉपी पेस्ट है, इसमें एज सच कुछ समझाने जैसा नहीं है। आप एक बार रेफर कर लेंगे, यही चीज आपकी यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट करता आ रहा है एसएससी। अब बात कर लेते हैं हम पेपर पैटर्न की फटाफट से। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो मेंस में रीजनिंग के आपके 30 सवाल पूछे जाते हैं। हर एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है, मतलब 90 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है। टाइम कितना दिया जाता है? देखो, टाइम आपका 1 आवर दिया जाता है, पर इफ सुन के जाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर दोगे फटाफट से, 1 घंटा आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के दिया जाता है। कंपोजिट टाइमिंग है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितने कम समय में यहाँ पे रीजनिंग सॉल्व करके फटाफट से मैथ्स के सेक्शन में अपना वो टाइम जो आपने बचाया है वहां पे सवाल आप ज्यादा अपने बढ़ा सकते हो। 30 सवाल ही आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 30 सवाल आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, पर अब इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि मैथ्स के लिए तो आपको 6-7 महीने लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको उतना ही टाइम चाहिए। बिल्कुल नहीं, 2 महीने में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, एकदम जो जिस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए उससे 1-2 लेवल ऊपर ही जाएंगे हम, और आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए बिल्कुल भी आपको 7-8 महीने देने की जरूरत नहीं है, ये बात आप समझ पाएंगे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब आते हैं हम आपके चैप्टर वाइज वेटेज। अभी चैप्टर वाइज वेटेज आपका जो मेंस का पेपर हुआ है उसके बेसिस पे किस में से कितने सवाल पूछे गए थे उसे हम यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो टॉपिक थे कुछ आपके जो नए इंट्रोड्यूस हुए,
ठीक है, कौन कौन से टॉपिक थे? डाटा सफिशिएंसी के आपके 2 सवाल पूछे गए। इस बात को समझोगे, डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्या जो डाटा आपको दिया है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, वो सफिशिएंट है या नहीं, वो पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, तो इस बार जो आपके सीजीएल मेंस में सवाल पूछे थे वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट पे थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डाटा सफिशिएंसी के सवाल सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट पे बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट यही रहेगा कि बाकी चैप्टर्स में भी उठा के हम उन सवालों को करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली हो सकता है, ये बस आपका फर्स्ट एक ही बार आपका मेंस हुआ है, तो उसमें आपको ये चीज समझनी है कि इसका मतलब क्या होता है। पेपर पैटर्न एग्जैक्ट आपका रिपीट होगा ये सोच के नहीं जाओगे, इतना आप भी जानते हैं जिसने सीजीएल प्री दिया है, एसएससी सीजीएल प्री दिया है, सेम ब्लूप्रिंट, इवन सेम जो आपके सवाल थे हर शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। किसी में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 सवाल तो किसी में 1 सवाल पूछा गया। तो ये चीज मेंटली प्रिपेयर होके जाओगे कि पैटर्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए और उसके सवाल आपको करने आने चाहिए, ना कि सेम ही चीज आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी के आपके 2 सवाल पूछे गए थे। क्रिटिकल रीजनिंग आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं रटना आपको। अगर आप इंटरेस्टिंग वे में चीजें समझना चाहते हो बिना रटे, तो आप डेफिनेटली सिर्फ एक चीज आपको करनी है, क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगर आप वो भी स्किप करोगे, सोचोगे नहीं यार ऐसे ही हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। पढ़ाने की गारंटी मैं ले रही हूँ, पढ़ने की गारंटी आप लेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के 3 सवाल पूछे गए हैं। इनइक्वालिटी देखिए 5 से 10 नहीं 2 से 3 सेकंड में या फिर मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका इनइक्वालिटी का सवाल हो जाता है। 1 नंबर का इनइक्वालिटी पूछा गया है, मैक्सिमम 1 सेशन में आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से कि आप देखते ही वो सवाल करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड देखिए, वही वर्ड अरेंजमेंट में इस बार डिक्शनरी की जगह आपसे मीनिंगफुल वर्ड का 1 सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आती है आपकी बाकी टॉपिक जो कि पूछे गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल पूछे गए हैं, बॉड मास लगता है सिर्फ। सिटिंग अरेंजमेंट 1, सिलॉजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट आपका, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि नॉन वर्बल पार्ट ही था जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग थी, उसका वेटेज था 8 मार्क्स। अब सोचिए आपके 30 में से 8 सवाल तो 8 मार्क्स नहीं, सॉरी 8 क्वेश्चंस है। 8 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ किसके पूछे गए थे? सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल सीरीज के पूछे गए थे, नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे गए थे। तो समझो इस चीज को कि कितना इजी है आपके लिए मार्क्स स्कोर करना, अगर आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्मार्ट वर्क करो, बट स्मार्ट वर्क डजंट मीन वर्किंग लेस। स्मार्ट वर्क का मतलब है आपको मेहनत तो पूरी करनी है पर एक सही डायरेक्शन में। स्मार्ट वर्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आराम से आप बैठ गए और सोच रहे हैं मैं 2 घंटे में सब कुछ कवर कर लूँ। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाओगे। इसके बाद सीरीज की बात हो तो ये आपके देखो नॉन वर्बल सीरीज का 1 सवाल था। अगर 3 सवाल पूछे गए हैं कंप्लीट, तो 1 सवाल आपका नॉन वर्बल सीरीज का था। एनालॉजी में आपका नॉन वर्बल सीरीज का 1 था और ऑड वन आउट में नॉन वर्बल जो पार्ट था वो 2 सवाल पूछे गए थे फिगर के फॉर्म में। ठीक है, तो 8 नंबर तो आपके नॉन वर्बल में पूछे गए। और जैसा कि आप जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, पर कोडिंग डिकोडिंग के ही कंसेप्ट कहाँ कहाँ लगे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट आपके सीरीज में भी लगे हैं, एनालॉजी में भी लगे हैं और ऑड वन आउट में भी लगे हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चैप्टर की तरह हम उसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कंसेप्ट्स की तरह हमको चीजों को पढ़ना है, ना कि चैप्टर्स की तरह। ठीक है, तो यही था आपका एक बेसिक ओवरव्यू। आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हम किस किस चीजों को किस ऑर्डर में करेंगे। अगेन हमारी कल से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल के सेशंस में। टिल देन बाय बाय।